हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। फाइनली बहुत दिनों के बाद फिर से यूट्यूब पर क्लास लेने में जा रहा हूँ। इस सीरीज को स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य था कि मार्केट में बहुत से टीचर्स, बहुत से इंस्टीट्यूशंस अलग अलग माध्यमों से पढ़ाते हैं, बट कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो छूट जाता है। और मैंने मार्केट में देखा है कि ये सिर्फ लूसेंट और घटनाचक पढ़ाने के नाम पे 5,000, 10,000, इवन 20-20 हज़ार रुपए तक चार्ज करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये सारी चीजें मैं फ्री में सिर्फ आप लोगों के लिए करूं। ये सीरीज आपको यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, रेलवे, टीआरई 4, एईडीओ, सीजीएल और इसके अलावा जितने भी पीसीएस एग्जाम है या जो भी एलडीसी, यूटीसी, जो भी एग्जाम है जिसमें जीएस के पोर्शन आते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आज हमारा पहला कक्षा में हम भूगोल में लूसेंट प्लस घटनाचक्र की चीजों को देखेंगे और उसमें हम लोग विश्व में भारत का क्या स्थान है, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार क्या है, कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। मानक समय देखेंगे, भारत में मानक समय कहाँ है, मानक समय पे कौन कौन से राज्य भारत में स्थापित है। इसके अलावा भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, इसके अलावा भारत के जो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसमें किन राज्यों की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, किसकी कितनी दूरी है, वो सब मैं इसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एक सेकेंड भी आपके बर्बाद किए हुए इस सेशन को कंप्लीट करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले भारत के भूगोल से शुरू करेंगे और उसमें इन सारे टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो चीजें घटना चक्र के पूर्वालोकन में और उसके नोट्स में नहीं है, वो हम इसी सीरीज में लूसेंट से भी कवर करेंगे साथ ही साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूर्वालोकन नहीं है, इसके नोट्स नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि घटना चक्र की एक चित्रात्मक प्रस्तुति किताब आती है, जो घटना चक्र की सारी पूर्वालोकन प्रश्नों को चित्र के माध्यम से देती है और साथ में उसके जितने भी नोट्स हैं, वो नोट्स के सारे बिंदु भी इसमें शामिल है। अब बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, तो क्योंकि मैंने उस पूरी घटना चक्र की पुस्तक को पढ़ा, उसके नोट्स को मैंने देखा और उसके बाद इससे मिलाया है मैंने। सेम टू सेम वो सारी लाइनें इसमें हैं, तो इसके माध्यम से आपके बहुत सारे समय बचते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी एक प्रैक्टिस सेट से आप बना के देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि 95 से 100% तक के प्रश्न आपके जरूर बनेंगे किसी भी परीक्षा के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्व में भारत की स्थिति। तो हमें पता है कि विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? रूस, दूसरे में कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, पांचवे पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें में भारत। ठीक है। और अगर पूछे कि आठवां कौन है, तो आठवां में अर्जेंटीना, जो आपके लूसेंट में कवर है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये कर लेते हैं, फिर लूसेंट के जो जो सामान्य परिचय में छूट जाएंगे वो हम कवर करेंगे। भारत किस महाद्वीप में है? तो भारत एशिया महाद्वीप में है। और उत्तर दक्षिण किधर है? तो भारत दक्षिण एशियाई देश है। जब आप विश्व का मैप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। कुछ ये होमवर्क आपके लिए, अगर सारी चीजें मैं यहाँ कराने बैठूंगा तो आपको बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है। अब है एक रिपोर्ट है यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसके हिसाब से भारत विश्व में पहला स्थान है। लेकिन ऐसे जो भारत का जनगणना हुआ था 2011 में, उसके हिसाब से हम विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पे जनसंख्या के दृष्टिकोण से चाइना है। भारत को बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कर्क रेखा से कौन कौन राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना।
विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। यानी विश्व के जितनी भी पृथ्वी की क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत भारत देश में पड़ता है, तो 2.4%। भारतीय मानक समय कितना है भारत का, तो 82:30 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये हमारा भारतीय मानक समय है। हम आगे देखेंगे कि भारतीय मानक समय किससे गुजरती है। ठीक है, ये भी समझेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, एक एक बिंदु में पढ़ाऊंगा। आपने अभी पढ़ा भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना है, 2.4%, और विश्व का कितना प्रतिशत जनगणना है, 17.5%। अब आप ये कहीं नहीं सोचेंगे कि मैं पीछे कुछ पॉइंट छोड़ रहा हूँ, तो ये इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वो एक जगह जहाँ पे एकत्रित करके लिखा हुआ है, उस जगह मैं उस बिंदु को पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि ये आगे लाइन एक साथ लिखा हुआ था। यहाँ पे सिर्फ क्षेत्र दिया हुआ है ना, बट यहाँ पे जनसंख्या भी दिया हुआ था। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब अगला है भारत का देशांतीय विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है। जैसे अगर आप ये विश्व का नक्शा देखोगे तो भारत यहाँ पे है, ठीक ना। तो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और इसको आप खींचोगे चीना, तो ये देख रहे हो ना, पूर्वी में है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा, ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि समय फिर ज्यादा लग जाएगा। हिंद सागर के उत्तर में है भारत। किधर है, तो हिंद सागर के उत्तर में। ठीक है, आपको पता है अगर ये भारत का नक्शा है तो भारत के इस साइड में क्या है, अरब सागर, और इस साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है इंडियन ओशियन के आसपास। जब आप विश्व का नक्शा देखोगे तो भारत पूछेगा कि हिंद महासागर के किसके हैं, तो उत्तर में है। ठीक है, ये विश्व नक्शा पे अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार किधर है, तो उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय विस्तार किधर था, तो पूर्वी गोलार्ध में। 26 जनवरी 2020 से भारत के पास कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है, हिंदू कुश एवं सुलेमान श्रेणी है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। और उत्तर पूर्व में क्या है, पूर्वांचल पहाड़ी है। भारत का भौगोलिक आकृति कैसा है, तो अनियमित चतुकोशनीय है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में क्या है, उत्तरी हिमालय, इस साइड में क्या है, पूर्वी पूर्वी है ना, तो पूर्वोत्तर की पर्वत। ठीक है ना। दक्षिण में जब आप आ जाएंगे तो इधर हिंद महासागर मिल जाएगा। अब एक प्रश्न आएगा कि हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में जून माह में दिन की अवधि अधिकतम कहाँ होगी, दिल्ली में। तो आपको पता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण होती है, और जहाँ प्रदूषण होगी वहां पे दिन क्या होगा, ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा होगी ना। अब हम देखते हैं भारत में कर्क रेखा। तो अगर ये मैंने यहाँ पर नक्शा बनाया है, ये 0 डिग्री को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, और 0 डिग्री के ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और नीचे में 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है। जैसे आपको पता है कि ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री की ये वाली रेखा क्या है, उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, और ये फिर ये लाइन से लेके 0 डिग्री हुआ 23.5, हाँ, फिर ये लाइन से ये लेके यहाँ तक ये होगा उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, और ये वाला होगा शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि 0 डिग्री 23.5 डिग्री, या ऐसे पूछेगा कि कर्क रेखा के उत्तर में क्या है, तो उपोष्ण डिग्री, और कर्क रेखा के दक्षिण में क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर अगर पूछेगा कि मकर रेखा के उत्तर में क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय,
और मकर रेखा के नीचे में क्या है तो उपोष्ण कटिबंधीय। ये अगर हम बड़ा सा चित्र बनाए, ये 0 डिग्री, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, और ये हो गया यहाँ पे 66.5 डिग्री, ये हो गया यहाँ पे 66.5 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। ठीक है। ये फिर 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री क्या है उष्ण कटिबंधीय। फिर 23.5 डिग्री से लेके ये वाला क्षेत्र क्या है उपोष्ण। ठीक है। और फिर इसके ऊपर क्या है शीतोष्ण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हम्म, सूर्य के उत्तरायण का सर्वोच्च बिंदु क्या होता है तो 20 से 21 जून। ठीक है। कर्क रेखा को दो बार विभाजन कौन नदी करती है माही नदी। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरता है। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है तो 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा के सबसे पश्चिम में कौन राज्य है तो गुजरात। अब पूछे सबसे पूर्व में कौन है तो मिजोरम। ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के स्थान का अंतराल कितना होगा तो 2 घंटा। बाकी मैं समय निकालने का भी सिखाऊंगा आपको, चिंता नहीं करनी है। अब अगला है भारत का मानक समय। तो भारत का मानक समय कितना है 82.30 पूर्वी देशांतर। ये कितने राज्यों से मानक समय गुजरता है तो 5। कौन कौन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये लाइन से भी बनाने के लिए पूछ सकता है, इसलिए आपको लाइन से ही मैप पे याद करना है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितने आगे है तो 5.5 घंटा। अब अगर कोई पूछेगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय के समय में कितना अंतर है तो 2 घंटा का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट से। मिर्जापुर कहाँ है प्रयागराज में। अगला प्रश्न पूछेगा कि जिस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है उसका नाम है बघेल खंड। अगला देखते हैं दूरस्थ बिंदु। तो भारत के उत्तरी अक्षांश कितना है 37.6 डिग्री, और नीचे दक्षिण में उत्तरी अक्षांश है 8.4 डिग्री। पूर्व में देशांतर कितना है 97.25 डिग्री, और पश्चिम में देशांतर कितना है 68.7 डिग्री। अब आप पूछेंगे कि दोनों में पूर्व इस देशांतर दोनों पूर्वी कैसे हुआ। तो अभी हमने देखा ये विश्व के नक्शा पे, क्योंकि भारत यहाँ पूरब में है तो इसलिए देशांतर रेखा को पूरब माना गया है ना। और अक्षांश उत्तर में है इसलिए क्या माना गया उत्तर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन है तो इंदिरा कौल लद्दाख। पश्चिमतम बिंदु कौन है तो गुहार माता, या इसको सर क्रीक रेखा भी बोलते हैं, दोनों याद रखिएगा। सबसे पूर्वी किबूती कहाँ है अरुणाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है कन्याकुमारी। और इसका एक और नाम है केप या कॉमोरिन। केप कॉमोरिन कहाँ पड़ता है तमिलनाडु। अब इसमें भी दो है, ये भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी, और सिर्फ दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है ग्रेट निकोबार में। ठीक है। और इंदिरा पॉइंट का दक्षिणतम बिंदु कितना है 6.45 डिग्री। अब एक और प्रश्न है कि राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर स्थित क्षेत्र पूछे तो सुदूर उत्तरी लद्दाख और सुदूर दक्षिणी अंडमान निकोबार समूह। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये नक्शा से निकालने वाला है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये भारत का नक्शा है, तो हमने पढ़ा कि यहाँ प्रयागराज में मिर्जापुर से भारतीय मानक समय है। तो जब ये भारत के मानक समय से इधर जाएंगे पूरब की तरफ तो समय क्या होगा बढ़ेगा। जैसे अगर
यहाँ 12 बजा है तो इधर में है जाएंगे तो जितना जाइएगा उतना घंटा बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ही इधर आएंगे पश्चिम की तरफ तो उतना घंटा घटेगा, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम लेंगे तो यहाँ से भी इधर जाइएगा तो बढ़ेगा, इधर जाइएगा तो घटेगा। यहाँ भी इससे लेंगे तो इधर जाइएगा तो इधर घटेगा। अगर कहेगा कि बताइए यहाँ मुंबई से भुवनेश्वर जाने में समय घटेगा कि बढ़ेगा तो बढ़ेगा। और पूछेगा यहाँ पटना से दिल्ली जाने में समय घटेगा कि बढ़ेगा तो घटेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भारत का भू सीमा रेखा कितना है? तो 15,106.7 किलोमीटर। और द्वीप क्षेत्र को मिला के कितना तटीय रेखा है? 7516.6 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा किस देशों के बीच को बांटता है? तो भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश। मैकमोहन रेखा किसको बांटता है? तो भारत तथा चीन को। डुरंड रेखा किसको बांटता है? तो भारत अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान अफगानिस्तान को। अब यहाँ पे एक चीज है, पूछेगा कि भारत का समुद्री क्षेत्र पर संप्रभुता या अधिकार है तो कितने नॉटिकल माइल तक? तो वो है 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। और अगर पूछेगा कि आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र कितना है? तो 24 समुद्री मील तक। और एक और प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि बताइए आर्थिक खनन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कितना समुद्री मील तक भारत कर सकता है? तो 200 समुद्री मील तक। तीन तरीके के प्रश्न आते हैं। एक पूछेगा कि भारत का समुद्र पे कितना नॉटिकल माइल तक संप्रभुता या अधिकार है? तो 12 नॉटिकल मील। और पूछेगा कि आधार रेखा या संलग्न रेखा कितना है? तो 24 समुद्री नॉटिकल माइल। और अगर पूछेगा एग्जाम में कि भारत कितना समुद्री मील तक आर्थिक खनन उत्खनन या वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है? तो 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। अगला एग्जाम में पूछेगा भारत का सर्वाधिक लंबा स्थलीय सीमा किसके साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम किसके साथ लगता है? तो अफगानिस्तान के साथ। भारत का पड़ोसी देश कितना है? 9। अब ये इसके बारे में डिटेल हम लूसेंट वाला में अभी पढ़ेंगे। अगला पूछेगा कि भारत के साथ मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों तरीके का सीमा किसके साथ है? तो पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अगला पूछेगा भारत का स्थलीय सीमा उत्तर दिशा में कौन कौन से देश से लगता है? चीन और नेपाल। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। जैसे ये हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो ये उत्तर में कौन कौन सा है? चीन नेपाल। और उत्तर और पश्चिम तो यहाँ पे कौन होगा? अफगानिस्तान। और इधर पश्चिम में पाकिस्तान। इधर पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार। और इधर उत्तर पूर्व में भूटान, ठीक है। अगला पूछेगा कि भारत का समुद्री सीमा किससे किससे लगता है? तो श्रीलंका और मालदीव से। और स्थलीय सीमा किससे लगता है? तो श्रीलंका और मालदीव को छोड़ के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यानी स्थलीय सीमा लगता है, सॉरी, स्थलीय लगता है 7 देशों से, ठीक है। और समुद्री 2 देशों से, टोटल 9 देशों से, ठीक है। अगला पूछेगा कि वह राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है यानी लगती है वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला पूछेगा कि उत्तराखंड की सीमा से सटे देश कौन कौन से हैं? तो चीन और नेपाल। सिक्किम राज्य से सटे देश कौन है? तो नेपाल, चीन और भूटान। अरुणाचल से कौन है? तो भूटान, चीन और म्यांमार। असम से कौन है? तो बांग्लादेश और भूटान। लद्दाख से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना। मिजोरम से बांग्लादेश और म्यांमार। पश्चिम बंगाल से नेपाल, बांग्लादेश और भूटान।
अब इसके अलावा जो चीज इसमें छूट गया है वो हम भारत के समान परिचय का लूसेंट में देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग भौतिक विभाजन को भी देखेंगे। अभी हमने घटना चक्र में दो चीज देखी। पहला देखा भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा कितनी है, 75,16.6 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भूमि का तटीय भाग का लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर। अब हम देखते हैं भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। तो अब अपन एक बना लेते हैं भारत का प्यारा सा नक्शा, ठीक है। ये सब हम सॉरी एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए गड़बड़ होगा तो इसमें अपमान नहीं मानना है, ठीक है। क्योंकि जितना आप प्यार करते हैं भारत से उतना ही मैं भी करता हूँ। सॉरी इसको गलत बनने के लिए। तो अब देखिए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश किससे किससे लगता है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला है चीन किससे लगता है, तो ऊपर में आ जाए यहाँ लद्दाख, फिर यहाँ पे उत्तराखंड, फिर यहाँ हिमाचल, फिर इधर अरुणाचल, फिर यहाँ सिक्किम, ठीक है। पाकिस्तान किससे लगता है, तो यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, और फिर इधर जम्मू कश्मीर। नेपाल किससे लगता है, तो यहाँ हमारा प्यारा सा बिहार, फिर इसके नीचे प्यारा सा बंगाल, फिर इधर में सिक्किम, और फिर इधर में उत्तराखंड, ठीक है। म्यांमार किससे लगता है, तो अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भूटान किससे लगता है, तो असम, अरुणाचल, बंगाल, सिक्किम। अफगानिस्तान किससे लगता है, तो लद्दाख से। अब इसमें दो तीन याद रखना है। अगर लंबाई आप याद रखोगे तो सीधे रख लो कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ऐसे आप क्रम से याद रखोगे तो सबसे कम या सबसे ज्यादा भी पूछेगा तो आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आप एक बार भारत का मैप अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि बांग्लादेश का सबसे लंबा किस राज्य के साथ लगता है सीमा, तो बंगाल के साथ। नेपाल का उत्तर प्रदेश के साथ, म्यांमार का अरुणाचल प्रदेश के साथ, भूटान का आसाम के साथ, पाकिस्तान का राजस्थान के साथ, चीन का अरुणाचल के साथ। ओके। अगला प्रश्न आएगा भारत का जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इंदिरा पॉइंट का पहले क्या नाम था, पिगमिलियन पॉइंट। और यह भूमध्य रेखा से कितना दूरी पे है, 876 किलोमीटर। कोलावा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में, पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्वी में है। सीधे पूछ सकता है कि कोलावा पॉइंट कहाँ है, मुंबई में। काली मेरे पॉइंट कहाँ है, तमिलनाडु में। पेड्रो पॉइंट कहाँ है, तो जाफना में, ठीक है। मैकमोहन रेखा अभी हमने पढ़ा भारत चीन की सीमा करती है। लेकिन एक और प्रश्न आ सकता है कि मैकमोहन रेखा निर्धारित कब हुई थी, तो वो हुई थी 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान, ठीक है। अगला पूछ सकता है कि काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। पूछेगा कि भारत और चीन के मध्य एक जल विभाजक कौन सा रेंज बनाती है, तो काराकोरम रेंज। और यह धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। और इसको काराकोरम रेंज को तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि डुरंड रेखा किसके किसके बीच में है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन एक और प्रश्न पूछेगा कि डुरंड रेखा कब निर्धारित हुई, तो 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया। अगला है रेड क्लिफ रेखा कब लागू हुई भारत और पाकिस्तान के बीच, तो 15 अगस्त 1947 में
सर्सी जे रेडक्लिफ के द्वारा। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। भारत को म्यांमार से कौन सा पहाड़ी अलग करती है? पटकाई पहाड़ी। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। पाक जलद मरु के मध्य में ही क्या है? राम सेतु। अभी राम सेतु जानते हैं ना, कि जो राम जी श्रीलंका गए थे, नदी में एक सेतु बना के, ब्रिज बना के, तो वो कहाँ है? तो पाक जल संधि के बीचों बीच है। ठीक है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो इंडोनेशिया। और यह निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के पास है। अगला प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। ठीक है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। पूछेगा कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मैक्सिमम राज्यों से लगती है? तो वो है उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों से। अब आपको कौन कौन 8 राज्य है, तो आप मैप पे अच्छे से देखिएगा। अगला पूछेगा कि भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। कितनी लंबी है? तो 1663 किलोमीटर। इसके बाद किसकी सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश की। ठीक है। भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। अगर हम ये मैप बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है। ये सब 9 राज्य क्या है? तट रेखीय राज्य। अब कौन सा दर्रा किस स्टेट में है वो भी देख लेते हैं। इसको याद करने का दो तरीका है। एक है कि आप याद कर सकते हो ट्रिक्स देखकर, या दूसरा है कि आप याद करके। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख में कितने दर्रा है? दो जो इम्पोर्टेंट ऐसे हैं बहुत, जोजिला दर्रा और अधील दर्रा। कश्मीर में कौन है? तो काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, वनी हाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ठीक है। और हिमाचल में कौन कौन से हैं? शिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। उत्तराखंड में कौन है? लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। सिक्किम में कौन है? नाथुला दर्रा, जैलेपला दर्रा। अरुणाचल में कौन है? बोमिडला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा। मणिपुर में कौन है? तुजू दर्रा। ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य कौन है? त्रिपुरा। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन बनाती है? संकोश नदी। यांगचाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से भारत ब्रह्मपुत्र नदी आती है? तो यांग चाप दर्रा से। ठीक है। जोचीला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो सिंधु नदी के द्वारा। यहाँ पे थोड़ा फोटो गलत खिंचाया है, तो आप सुन के लिख लीजिएगा। शिपकीला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो सतलज नदी के द्वारा। और जैलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो तीस्ता नदी के द्वारा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो लद्दाख में उपस्थित काराकोरम। ठीक है। और यह चीन को जाने वाली सड़क भी बनाती है। तो एग्जाम में सीधा पूछेगा कि वह कौन सा दर्रा है जो चीन के लिए सड़क बनाती है जाने के लिए? तो काराकोरम। दूसरा पूछेगा कि काराकोरम कहाँ है? तो लद्दाख में। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ने लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो पूछेगा वह कौन सा राजमार्ग है जो लेह को जोजिला दर्रा और कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो
राष्ट्रीय राजमार्ग 1। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। साथ ही यह मनाली और लेह की सड़क को भी जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। इसका पुराना नाम क्या था? भृंगु तुंगा दर्रा। रोहतांग दर्रा इंपॉर्टेंट है तो आप भृंगु सॉरी तुंग दर्रा भी याद रखेंगे। अगला पूछेगा, श्रीनगर से गिलगित को कौन जोड़ता है? तो बुर्जिला दर्रा। हिमाचल को लद्दाख से कौन दर्रा जोड़ता है? तो बारालाचा दर्रा। जम्मू से श्रीनगर को कौन जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा। और पूछेगा कि बनिहाल दर्रा में कौन सा सुरंग है? तो जवाहर सुरंग। और दूसरा पूछेगा, देश का सबसे छोटा दर्रा कौन है? तो बनिहाल दर्रा। 3 क्वेश्चन यहाँ से आया। मणिपुर और म्यांमार को या भारत और म्यांमार को कौन दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा। शिमला को तिब्बत से कौन दर्रा जोड़ता है? तो शिपकीला दर्रा। हिमाचल को लद्दाख से कौन जोड़ता है? बारालाचा दर्रा। जीवित जड़ पुल कहाँ मिलता है? मेघालय में। मतलब पेड़ का जो जड़ होता है ना, उसी से पुल बनाया जाता है। मतलब सब जड़ आपस में क्या होगा, मिल के जड़ से ही उसको पुल बना दिया जाता है, ईंटा और लकड़ी के जगह पे। तो ये अनोखा सा कहाँ पे पुल मिलता है? तो मेघालय में। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधा से क्या करते हैं? पुल का निर्माण करते हैं। तो दो तरीके से पूछेगा क्वेश्चन, एक तो मेघालय में कौन सा जीवित जड़ पुल मिलता है, और दूसरा किस पौधा से वो पुल बनता है? तो रबर ट्री पौधा से। और ये रबर ट्री पौधा कौन से जनजाति उगाती है? तो खासी जनजाति। ठीक है। स्थानीय भाषा में इस पुल को क्या कहते हैं? झींग केंग ईरो। ठीक है। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैलिया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहते हैं। ये कहाँ पे है राम सेतु? तो भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका के तलैया मन्नार के बीच में जो सेतु है, जो पुल है, उसी को राम सेतु कहते हैं। जाफना श्रीलंका से कौन जुड़ा हुआ है? एलिफेंटा दर्रा। पूछेगा कि जाफना तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सा दर्रा है? तो एलिफेंटा दर्रा। तो ये हमने मात्र 32 मिनट में भारत का सामान्य परिचय देखा, जिसमें दर्रा, कर्क रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखा, है ना, पड़ोसी राज्य, इतनी सारी चीजों को हमने देखा। आगे हम लोग और भी डिटेल में भारत के जो कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है, विश्व में कौन से देशों से गुजरती है ना, ये सब भी हम लोग देखेंगे। बट वो सब विश्व भूगोल में। अभी क्योंकि हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारतीय भूगोल के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे अगले लेक्चर में, भारत का भौतिक स्वरूप। उसमें हम लोग फिर से घटना चक्र और प्लस लूसेंट देखेंगे। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं जिनका एग्जाम नहीं निकल रहा है या कुछ मार्क्स से रह जा रहा है, उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर बताइए। और जितना ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने का। आगे चल के हो सकता है कि मैं लूसेंट प्लस घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी भी कवर करूँ, और साथ में जो स्टैंडर्ड बुक है भूगोल की माजिद हुसैन, या पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, या हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम आर्य शर्मा, उन सबको मैं एक साथ मर्ज करूँ, और वो सब भी मैं फ्री में पढ़ाऊँ। तो ये सब आपके व्यूज़ पर और आपका देखने पर निर्भर करता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।